सुप्रभातम। आज कक्षा 10 संस्कृत विषय के अंतर्गत हम एकादश पाठ विचित्र साक्षी को हम पढ़ेंगे। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसके साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। अर्थात कभी कभी न्यायाधीश लोगों के पास साक्ष्य का अभाव होता है तो उनके द्वारा कुछ उपाय युक्ति जो है निकाली जाती है और सही निर्णय करने के लिए उस युक्ति का सहारा लेते हैं और सही न्याय, अपराधी को दंड और निरपराध जो व्यक्ति रहता है उसको उचित न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। इस पर आधारित यह पाठ है विचित्र साक्षी। पाठ का सारांश है कि कोई एक निर्धन व्यक्ति रहता है और वह अपनी गरीबी में भी अपने बेटे को शहर में पढ़ाता है, विद्या अध्ययन कराता है, एक अच्छे कॉलेज में दाखिल कराता है। एक बार उसका लड़का, उस निर्धन व्यक्ति का लड़का बीमार पड़ जाता है। उसे देखने के लिए उसके पास किसी प्रकार की वाहन की सुविधा नहीं थी और वह उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे ताकि वह कुछ आने जाने का साधन जुटा सके। इसलिए उसने अपने आप में निश्चय किया कि मैं पैदल ही जाऊंगा और वो पैदल जाना शुरू किया। सवेरे से निकला हुआ था। रास्ते में जब सूर्यास्त हो गई तो बीच में एक जगह उसे रुकना पड़ा किसी गांव में। उस गांव में एक संपन्न व्यक्ति के घर में गया और वह ठहरने के लिए आग्रह किया। उन्होंने उसे सज्जनता पूर्वक अपने घर में ठहराया, खाना पीना खिलाया और उसे रात में रहने के लिए जगह दिया, एक कमरा दिया। रात में जब सब सो रहे थे, घर के लोग भी, और उसी समय उस नगर में जो सिपाही था जो रात को पहरा दे रहा था, वही चोरी करने के उद्देश्य से उस घर में घुसा जिस घर में ये निर्धन व्यक्ति ठहरा हुआ था और घर के कुछ सामान को लेकर के निकल रहा था। उसी समय यह व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति जो है उसको देख लिया और उसको दौड़ाने लगा। तो जैसे ही वह दौड़ाया तो वह सिपाही जो है जोर से चिल्लाया, चोर चोर करके। गांव के लोग इकट्ठे हो गए रात में ही और उसे सिपाही समझ करके यह चोर है कर निर्धन व्यक्ति को लेकर के कारागार में बंद कर ले गए। जब दूसरे दिन न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो यह अपने अपने पक्ष को रखे तो उसे सिपाही आरक्षी जो था वो दम के साथ रखने लगा बात को कि ये चोर है, ये चुरा रहा था और मैं रात को पहरा दे रहा था, इसको देखा हूँ, चोरी करके भाग रहा था। अब न्यायाधीश के सामने निर्धन व्यक्ति भी अपना बात को रखा कि ये चोरी करके भाग रहा था और मैं इसको पकड़ा तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। न्यायाधीश के पास अब निर्णय करने के लिए साक्षी का अभाव था। तब उसने एक युक्ति निकाली। उनको दूसरे दिन फिर न्यायालय में पेश होने के लिए बोला और जब दूसरे दिन न्यायालय में पेश हुए तभी जैसे ही उनकी पैरवी की बारी आई, एक व्यक्ति हाँफते हुए अदालत में प्रवेश किया
और न्यायाधीश को बोलता है कि वहाँ चौक पर एक आदमी मृत पड़ा हुआ है। तब इन दोनों को उसने ये पहले से ही योजना बना लिए थे कि इस तरह से मृत पड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ रहेगा करके न्यायाधीश के द्वारा ऐसे प्री प्लान बनाया गया था। तो वहाँ पर मृत पड़ा हुआ व्यक्ति था, ऐसे ही मतलब मृत नहीं हुआ था लेकिन वो मृत जैसे पड़ा हुआ था। अब उसको लाने के लिए ये आरक्षी सिपाही और उस निर्धन व्यक्ति को दोनों को न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जाओ उसको उठा करके तुम लोग लाओ। तो अब वहाँ गए और ये निर्धन निर्बल भी था, कमजोर था और सिपाही जो था बलिष्ठ था। दोनों उठाए एक तरफ पकड़े। तो वहाँ से न्यायालय तक लाते तक उसे बहुत परेशानी हुई। तो बीच रास्ते में वो बोल रहा था कि अब न्यायालय में तुमको सजा मिलेगा, तुमको बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा। मैं तो उस समय तुमको बोला, सिपाही बोल रहा है उसको निर्धन व्यक्ति को, आधा आधा कर लेते हैं करके, तो तुम माने नहीं, अब इसका सजा तुम भोगोगे, तुमको सजा मिलेगी। अब आ करके जैसे तैसे करके न्यायालय में उसको ला के रखे। फिर उनकी पैरवी चालू हुई। तो फिर वही बात होता है कि ये चोरी करके भाग रहा था और मैं इसको पकड़ा, फिर मैंने चिल्लाया तो सब इकट्ठा हुए करके। तो उसी समय बोला, दोनों की बात जब समाप्त हुई तो मृत व्यक्ति जिसको उठा के लाए थे वो खड़े होकर के बोला, नहीं मैं इनकी बात को सुना हूँ और ये ऐसा नहीं है। ये सिपाही जो है ये बोल रहा था रास्ते में कि मैं तो तुमको बोला कि मैंने दोनों सामान को मिल बांट लेते हैं और इसको ले जाते हैं दोनों आपस में बांट के, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम भी मत बताना। मैं लेके भाग रहा था तो तुम बड़े शरीफ बन करके मुझे पकड़े थे और अब तुम सजा भोगोगे करके ये बोल रहा था। तो इससे सिद्ध हो गया कि आरक्षी जो था वही वास्तविक चोर है। तब फिर उस सिपाही को, आरक्षी को फिर दंड दिया जाता है और जो निर्धन व्यक्ति रहता है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये ऐसे विचित्र साक्षी इस प्रकार से मतलब न्यायालय में न्यायाधीश लोग कभी कभी युक्ति का, जब साक्ष्य के अभाव में कोई प्रमाण के अभाव रहता है, प्रमाण का अभाव रहता है किसी मुद्दे पर, तो उस पर इस तरह से युक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसा इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए इस पाठ का अनुवाद हम पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जनः, कोई गरीब व्यक्ति भूरि परिश्रम में बहुत अधिक मेहनत करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन अर्जित किया। स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दातुं सफलो जातः, वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, कॉलेज में प्रवेश देने के लिए सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः संभूत। तत्तनयः, इस प्रकार वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए निवस धन सत्रे रहते हुए, निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार वह पिता बेटे के बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परमर्थ काशीन पीड़ितः सः बसयानं विहाय पदाति एव प्राचलत्। परंतु अर्थ काशीन, धन की कमी से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। प्राचलत, चला। पदाति क्रमेण संचलन, सायं समय अप्यसो गंतव्या दूरे आसीत्।
पैदल चलते हुए शाम के समय में भी गंतव्य से दूर था, जहाँ पहुँचना था वहाँ से दूर था। निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। रात्रि अंधकार रात में, अंधेरी रात में, प्रसृते विजने प्रदेशे सुनसान क्षेत्र में पद यात्रा शुभ नहीं है या अच्छी नहीं है। एवं विचार्य सपार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित गृहस्थं उपागतः। इस प्रकार विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणा वरो गृह तस्मै आश्रयं प्रायच्छ। करुणा परायण गृहस्थ उसे आश्रय दिया। विचित्रा दैवगति, दैव की गति विचित्र होती है। तस्य अयम एव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्य एव, उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहितम एकां मंजूषाम आदाय पलायित। वहां रखी हुई एक बेटी को लेकर भागा। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर संकया तमं धावत अग्निनाज्य। चोर के पैर की आहट को जानकर वह अतिथि चोर की आशंका से उसे दौड़ाते हुए पकड़ लिया। अग्निनाज्य परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटित हो गया। चौरा एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया। चौरो अयम, चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। इति तस्य तारस्वरेण प्रवृद्धा। उसके ऊंचे आवाज में प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, प्रबुद्ध जगे हुए ग्रामवासी स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन्, वहां आए। वराकं अतिथिं एव च चौरं मत्वा यह अतिथि ही चोर है ऐसा मानकर अभर्त्स्यन्, माने भला बुरा कहे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत्, चूंकि गांव का आरक्षी ही या सैनिक ही चोर था। तत्क्षणे एव रक्षा पुरुषः तम् अतिथिं चोरो अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। उसी क्षण ही रक्षा पुरुषः तम् अतिथिं, वह आरक्षी उस अतिथि को यह चोर है ऐसा प्रख्याप्य, ऐसा स्थापित करके कारागार में डाल दिया, प्राक्षिपत्। अग्रिमे दिने सः आरक्षी चौर्याभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के अभियोग में उसे न्यायालय में ले जाया गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र दोनों के अलग अलग विवरण सुने। सर्वं वृत्तम् अवगत्य, सभी हाल को सुनकर या समझकर सः तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनम्, और आरक्षी को दोषी मानकर, किंतु प्रमाणाभावात् संनिर्णेतुं न शक्नोत्, परंतु
निर्णय नहीं ले सके। ततो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इस प्रकार उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिए। अन्येभ्यो तव न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तो। दूसरे दिन वे दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित किए रखे। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्। वैसे ही कोई वहां स्थित कर्मचारी आकर निवेदन किया यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः, कि यहाँ से 2 कोस के अंतराल में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किं करणीयमिति। आदेश दे क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान। न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त को, आरोपी को उस सब न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्त उभौ प्राचलताम। आदेश का पाकर दोनों चले। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो। तत्र उपेत्य वहां जाकर काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखे हुए पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए शरीर को, देहम माने शरीर को, स्कंधेन वहन्तो कंधे पर ढोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। न्यायाधीश उनके पास प्रस्थान किए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीन। आरक्षी सैनिक मजबूत शरीर का था। अभियुक्त अतीव कृशकाय, और अभियुक्त बहुत ही व्यक्ति बहुत ही कमजोर, कृशकाय कमजोर शरीर का था। भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम आसीत्। बोझ शव को कंधे में ढोना उसके लिए कठिन था। स भार वेदनया क्रन्दति स्म। वह बोझ की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रन्दनं विषम्य मुदित आरक्षितं उवाच। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न होकर आरक्षी ने उसे कहा, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद्। उस दिन तुम्हारे द्वारा मैंने चोरी किए हुए पेटी को लेने से मना किया। इदानीं निष्कृतस्य फलं भुङ्क्ष्व। अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याप्येके योगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त कर पाओगे। इति प्रोच्य उच्चैः हसत्। ऐसा बोलकर जोर से हंसा। यथा कंचित् कथंचित् उभौ समाने एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तः। जैसे तैसे दोनों शव को लाकर एक चबूतरे में स्थापित किए। न्यायाधीशे पुनस्तव घटनाया विषये वक्तुम् आदिष्टौ। न्यायाधीश के द्वारा पुनः घटना के बारे में बोलने के लिए आदेश दिया गया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षी अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। आश्चर्य घटा या हुआ। सशव प्रावारकम् अपसार्य। वह शव प्रावारकम लबादा जो कफन था उसको हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया, मान्यवर एकेन आरक्षिणा अध्वनि यद उत्तम तद वर्णयामि। मान्यवर इस आरक्षी के द्वारा मार्ग में, अध्वनि वाले मार्ग में, यद उत्तम जो कहा गया है वह वर्णन करता हूँ।
त्वया अहम चोरिताया, तेरे द्वारा मेरी चोरी किए हुए मंजूषाया दीप्ति को या बेटी को ग्रहणाद वारितः लेने से मना किया। अतः निष्कृत्यस्य फलं गच्छ, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लक्ष्यसे, तुम 3 वर्ष तक कारागार प्राप्त करोगे या सजा भोगोगे, कारावास की सजा भोगोगे। इति न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिशितं जनं ससम्मानं मुक्तवान। न्यायाधीश आरक्षी को कारागार का दंड देकर, आदेश देकर तम जन्म उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्तवान, ससम्मान पूर्वक या सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, कहा जाता है दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिना नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि अपि कर्माणि, जो कठिन कार्य भी को भी मति वैभव माने मति अर्थात बुद्धि रूपी धन से संपन्न लोग नीतिं युक्तिं समालम्ब्य, नीति और युक्ति का आश्रय लेकर लीलैव प्रकुर्वते, लीला ही करते हैं। अर्थात दुष्कर कार्य को भी मति बुद्धि से, बुद्धि रूपी वैभव से संपन्न लोग नीति और युक्ति का आश्रय लेकर लीला ही करते हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए आप लोगों को इसका अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। इसे आप कॉपी में नोट करके पुनः एक बार अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिर इस पाठ का तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले शब्दार्थ को नोट करेंगे कॉपी में, उसके बाद अनुवाद प्रश्नोत्तर, इस प्रकार से ये पाठ संपूर्ण हो जाएगा। आज के लिए आज का कालांश से इतना ही। धन्यवाद।